वेलकम बैक एवरीवन। आज फिर फिजिक्स को हम सिंपल करेंगे। अब इसके अलावा अभी कोई भी आपको जितने लेक्चर्स देखे हैं उसमें कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं और यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं, वहाँ भी पूछ सकते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये, मैंने थोड़ा सा लेआउट चेंज किया है यहाँ पर। तो एक जगह हमारा डेली का टारगेट रहेगा, डेली का जो टॉपिक रहेगा वो मेंशन रहेगा, और उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपकी कंसेप्ट की जर्नी है। जैसे मैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाइट। लाइट ही हम पढ़ रहे हैं, आपको ये चीज़ पता है, ठीक है। लाइट ही हम पढ़ रहे हैं जिसमें हम शेडोज, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। अब ये लाइट जो चैप्टर है ये फिजिक्स का चैप्टर है, राइट। ये फिजिक्स, अब इसका बेस कहाँ से स्टार्ट होता है? तो कंसेप्ट स्टार्ट होते हैं यहाँ से क्लास 7 से। क्लास 10th में मिलेंगे और क्लास 12th में मिलेंगे। क्लास 12th में आप मेरे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। क्लास 12th में आपको वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ये सब है वहाँ पर, राइट। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सब है वहाँ पर, ठीक है। तो जो कंसेप्ट आपके स्टार्ट होते हैं, कोई भी टॉपिक हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, इवन मैथमेटिक्स का हो, जियोग्राफी हो या आपका हिस्ट्री हो या आपका पॉलिटी हो, कोई भी सब्जेक्ट अगर है तो उसका एक कंसेप्ट का जर्नी होता है। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कंसेप्ट स्टार्ट जब हम हायर क्लासेस में होते हैं तो हम डायरेक्ट पढ़ रहे होते हैं, राइट। वो जो टॉपिक वो जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे होते हैं उसका बेस स्टार्ट होता है आपकी स्मॉल क्लासेस से, छोटी क्लासेस से आपका बेस स्टार्ट हो जाता है। वो बेस हमारा कंप्लीट नहीं होता है तो आगे हमें बड़ी क्लासेस में प्रॉब्लम आती है। तो ये कंसेप्ट की जो लाइट है इसकी जर्नी मैं आपको बता चुकी हूँ, ऐसे ही हर कंसेप्ट की जर्नी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, यही जो कंसेप्ट है आपका, इसको आप ध्यान से अगर देखेंगे लाइट को, यही आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में भी आता है। आपके एंट्रेंस एग्जाम इन द सेंस नीट हो गया, जेई हो गया, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम हो गई, या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हो गई, या आपकी आप अगर मान लीजिए आप कोई स्पेसिफिक कोर्स के लिए आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पर भी इसकी एंट्रेंस एग्जाम, उस कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम हो गई, ठीक है। इसके बाद जनरल साइंस में भी ये आता है, गेट में भी इवन आता है। आपको पता हो, आपकी ब्रांच पे डिपेंड करता है कि वो क्या लेकर आएगा आपके लिए, आपके सब्जेक्ट में वो लाइट लेकर आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो कंसेप्ट लेकर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इससे पहले तक हम लाइट जो चैप्टर है हमारा क्लास 7 का, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन, उसको हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ा कुछ और बचा है जो मैं आज आपको बता रही हूँ। इससे पहले वाले में आपने एक्टिविटी 11.4 किया था, उसको आप ध्यान से देख लीजिए। फिर से एक बार बता देती हूँ, ऑब्जर्वेशन ऑफ शेडोज हमने किया था। आपने वो हटा दिया है, आपकी स्क्रीन हटा दी, आपने टॉर्च बंद कर दी, आपने ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाया या पीछे बढ़ाया, राइट। उसके बाद आप शेडो में क्या चेंज आए, उसके बाद ऑब्जेक्ट को आपने टिल्ट किया तो शेडो में क्या चेंज आया, ऑब्जेक्ट का कलर चेंज किया तो शेडो में क्या चेंज आया, ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ। आगे फर्दर हम पढ़ेंगे तो मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ा रही हूँ, ये आपको पहले से पता है। अगर आप कंटिन्यूस मेरे क्लासेस ले रहे हैं तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगी कि मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं आगे, जो मैं कंक्लूजन तक पहुँच चुकी थी उसके बाद आगे जो है वो ये है, शेडोज आर फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स लाइट फ्रॉम फॉलिंग ऑन अ स्क्रीन। अगर मान लीजिए शेडो कभी भी बनती है ना, तो क्या कह रहे हैं कि शेडो ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लॉक करता है लाइट को, और वो जो लाइट होती है जब वो ब्लॉक होती है तो वो जो इमेज, वो जो शेडो स्क्रीन पे पड़ रही होती है ना, वो जो समझ लीजिए वो जो आपका जो भी इमेज पीछे बन रही होती है वो शेडो कहलाती है। जैसे मैं लाइट अभी इसमें नहीं बंद करूंगी, लेक्चर ले रही हूँ, तो ये देखिए, ये आपका टॉर्च जलाया मैंने, और ये क्योंकि देखो अभी टॉर्च का पाथ था, इसको ब्लॉक किया इस ऑब्जेक्ट ने तो इसकी शेडो बन गई। ये कंसेप्ट यहाँ पर ये वाली लाइन यहाँ पर आपको समझाना चाह रहा है, ठीक है। आगे, वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन टू ऑब्जर्व अ शेडो। तो शेडो बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, शेडो अगर हमें देखना है तो हमें क्या क्या चाहिए। जस्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। सन खड़ा है, सन के नीचे आप हैं,
ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ बताती हूँ। ठीक है, ये है सन। ठीक है, यहाँ खड़े हो आप। ठीक है, ये आप खड़े हो। अब यहाँ सन जो है, मान लीजिए ये सन आपका सुबह का 9 बजा रहा है, 9 AM लिख देती हूँ मैं। 9 AM पे जब आपकी शेडो बनती है, जब सन आ रहा है तो शेडो बनती है आपकी कुछ ऐसी। ठीक है, इसको मैं ब्लैक कलर में बनाऊँ तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि शेडो का कोई कलर नहीं होता, राइट। ये आपकी बनेगी। एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा, जब आप रियल लाइफ एग्जांपल को मैं आपको बता रही हूँ तो ध्यान से देखिए। आप सुबह 9 बजे के धूप में जाकर खड़े होइए, आपकी जो शेडो बनेगी उसकी जो साइज होगी वो आपकी जो एक्चुअल साइज है उससे लंबी होगी। जैसे ही आपका सन आपके बिल्कुल ओवर दी हेड आएगा, शेडो की साइज जो है वो कम हो जाएगी। फिर जब पीछे जाएगा, ठीक है, जब आप सनसेट होने वाला होता है उस टाइम पे जाएं, या नून के आप बाद में जा रहे हैं 2 o'clock और 3 o'clock, या मैं यूँ कह दूँ कि 14 o'clock और 15 o'clock, 16 o'clock, ठीक है, 2 3 4 अगर ऐसे बज रही है, तब शेडो जो है वो आपके अपोजिट साइड में जाती है, और जब जाती है तो उसका धीरे धीरे साइज इंक्रीज हो जाता है। सनसेट के बाद हमें शेडोज हमारी नहीं दिखाई देती, एज लॉन्ग एज आप लाइट के नीचे ना खड़े हो तो। ये आपका रियल लाइफ एग्जांपल मैंने समझाया आपको। ठीक है, इस कुछ भी करना है, ऑब्जर्व करना है, मत जलाओ कैंडल, कुछ मत करो, कुछ भी मत करो। डार्क रूम की जो डार्क शेडो की जो डार्क रूम वाली एक्सरसाइज है वो आप सन की लाइट में कर लो। ठीक है, जो डार्क रूम में परफॉर्म करना है वो सन की लाइट में कर लो, मत करो, कुछ मत करो, सन की लाइट में खड़े हो जाओ और वहां परफॉर्म कर लो। समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। रात में जब हम जिस जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, जिसमें हम टॉर्च बंद कर देते हैं, लाइट का सोर्स बंद कर देते हैं, तब आप समझ लीजिए कि आप शाम हो गई है। अब शाम में खड़े हो जाओ बिना किसी लाइट के, अंधेरे में खड़े हो जाओ और पता करो कि शेडो बन रही है, क्या है, नहीं बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक है, तो रियल लाइफ से भी आप अपना वो कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। आगे बढ़े। तो मैं यहाँ तक बता चुकी हूँ आपको कि हमें शेडो के लिए क्या क्या ज़रूरत है। सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑपेक ऑब्जेक्ट, हम भी एक ऑपेक ऑब्जेक्ट है, हम भी एक ऑपेक बॉडी है। ठीक है, स्क्रीन टू ऑब्जर्व अ शेडो। ठीक है, शेडो को ऑब्जर्व करने के लिए हमें इन सब की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। द वॉल्स, फ्लोर, ग्राउंड और एनी अदर सरफेस एक्ट एज अ स्क्रीन फॉर ऑब्जर्विंग शेडो इन आवर डेली लाइफ। सी आई टोल्ड यू, है ना, अभी जस्ट मैंने कहा है सन के नीचे खड़े हो जाओ और देख लो, तो क्या क्या वहां पर क्या क्या होगा। फ्लोर, जहां पर आप ऑब्जर्व करोगे शेडो, वॉल हो सकती है पीछे जहां ऑब्जर्व करोगे शेडो, या कोई ऑब्जेक्ट रखा है वहां पे मान लीजिए, तो आप शेडो देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन क्या क्या बनी, यहाँ पर वॉल बनी, फ्लोर बनी, ग्राउंड बनी, ये आपका स्क्रीन बन गया। ठीक है, द शेप, साइज एंड शार्पनेस ऑफ द शेडो डिपेंड ऑन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। The shape, size and sharpness of the object of the shadow depends on the position of the object related to the light source and the screen. इसका मतलब सिंपल है, अगर मैं आपको एक बल्ब के नीचे शेडो फॉर्म करने के लिए बोलूँ तो वहां पर आपका जो शेडो है उसका शेप, साइज एंड शार्पनेस चेंज हो जाएगी। वही मैं आपको सन के नीचे शेडो बनाने के लिए कहूँ, शेडो फॉर्म करने के लिए बोलूँ, तब भी आपका शेप, साइज एंड शार्पनेस जो है वो शेडो की चेंज हो जाएगी। तो शेडो की जो शेप, शार्पनेस और साइज है वो डिपेंड करती है आपके किसके ऊपर, वो डिपेंड करती है आपके सोर्स ऑफ लाइट के ऊपर। क्यों? और स्क्रीन के ऊपर कि स्क्रीन कैसी है और सोर्स ऑफ लाइट कैसा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द शेडोज में गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट और वी मे नॉट बी एबल टू गेस द ऑब्जेक्ट एट ऑल। देखो, शेडो या तो हमें ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दे देगी, ठीक है, या फिर वो हमें कुछ भी नहीं बता पाएगी कि ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। आपने हाथों से चित्र बनाते देखा होगा, ठीक है, अंधेरे में स्क्रीन पर हाथों से हम शेप्स बनाते हैं, वहाँ पता चलता है क्या कि हम हाथों से ये बना रहे हैं, ये शेडो बना रहे हैं? नहीं पता चलता ना। तो ये डिपेंड करता है आपकी शेडो जो इंफॉर्मेशन देती है, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चेंजिंग द कलर ऑफ ऑपेक ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द शेडो। ये मैं एक्टिविटी में भी समझा चुकी हूँ, यहाँ पर भी सेम वही चीज लिखा है कि कलर अगर चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट का तो शेडो जो है उस ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं होती है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। फैसिनेटिंग फैक्ट है यहाँ पर, एक बहुत अच्छा फैक्ट है, उसको देखते हैं। वो कहता है शैडो प्ले और शैडो पपेटरी, ठीक है, शैडो प्ले जो होते हैं और शैडो पपेटरी जो होती है, हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज फॉर सेंचुरीज। ये जो है ये हमारे कल्चर का, ये इंडियन कल्चर का सदियों से ही एक पार्ट, एक हिस्सा रहा है। In this art form, flat cut-out figure called shadow puppets and placed between the light source and the screen. एक पर्दा होता है, एक लाइट सोर्स होता है और बीच में कटिंग्स होती हैं या पपेट्स होती हैं, ठीक है, जो लाइट सोर्स की वजह से, क्योंकि वो ओपेक ऑब्जेक्ट है, उसकी वजह से स्क्रीन पर शेडो बनाएंगी, ठीक है, और उससे हम आगे वो करेंगे, उससे हम आगे पता चलेगा कि ये क्या परफॉर्म हो रहा है, या कोई प्ले परफॉर्म हो रहा है, या कोई मैथोलॉजिकल स्टोरीज परफॉर्म हो रही है, कोई एपिक है, जो भी है व्हाटएवर, ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है। आगे बढ़े। बाय मूविंग द पपेट्स एंड द लाइट, puppeteers can create like movements, bringing the character to life. जो पपेटियर्स होते हैं, जो शो करते हैं, वो पपेट्स लाइट और आपके मतलब ओपेक ऑब्जेक्ट, लाइट और स्क्रीन के जरिए वो एक मोमेंट ऐसा क्रिएट करते हैं कि वो रियल लाइफ लगती है। वो बिल्कुल आपको ऐसा लगता है, जब आप उसको देख रहे होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल सच में हो रहा है ये सब कुछ, है ना। डिफरेंट रीजन्स हैव देयर ओन यूनिक स्टाइल। हर रीजन की, हमारे देश में जितनी स्टेट्स हैं, जितने रीजन हैं, उन सब रीजन्स की एक यूनिक स्टाइल है ये प्ले की, ये जो शो है उसको परफॉर्म करने की, ठीक है। लाइक द चरमा बहुली नृत्य इन महाराष्ट्र, मतलब जो पपेट शो है, इसको पपेट प्ले है, इसको महाराष्ट्र में क्या कहते हैं, चरमा बहुली नृत्य, ठीक है। इसको मैं चाहती हूँ आप लिखें। क्यों मैं चाहती हूँ आप लिखें, क्योंकि ये वो जनरल नॉलेज है जो आपको आगे भी मदद करेगा, ये वो फैक्ट होते हैं, ठीक है। तो कीवर्ड में हमको क्या लिखना है यहाँ पर, चरमा बहुली ये शो का नाम है, ठीक है, पपेट शो का नाम है। कहाँ का बेटा, महाराष्ट्र का, ठीक है, ये महाराष्ट्र का शो का नाम है चरमा बहुली नृत्य। ओ नृत्य लिखना भूली ना मैं, नृत्य, ये नृत्य है, ठीक है। आगे कीलू बूमे एंड थोलू बोमालाता। देखो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा चेंज आ सकता है क्योंकि हर स्टेट में अलग तरीके से बोला जाता है नाम। ये नाम है आपका आंध्र प्रदेश का, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, चलिए लिख ही देती हूँ, मैं आपको नहीं कहती कि आप बुक में से देख लेना, गलत बात होगी वो, ठीक है ना। चलो यहाँ मैं बताती हूँ आपको। सेकंड क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कीलू बोमे एंड थोलू बोमालता, ये है आपका आंध्र प्रदेश, ये है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इन सब चीज़ों का। वैसे देखो इसके नोट्स में आपको जो है वो इंस्टाग्राम पे अवेलेबल करूंगी, बट ये पूरा लेक्चर कंप्लीट होने के बाद एक अच्छा प्रॉपर बहुत अच्छा एक नोट्स रेडी होगा और वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अभी मैं हाफ क्यों नहीं दे रही हूँ, फिर वो बहुत आप कनेक्ट करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, राइट, वो कनेक्शन नहीं बन पाएगा, कहीं कोई इमेज जा रही है, कहीं कोई जा रहा है, तो ऐसे नहीं। तो मैं ऐसे आपको प्रोवाइड करूंगी पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि अब मैं इसे मिटाऊंगी, ठीक है। यहाँ ये हो गया। उसके बाद लिखा है तोगालू बॉम्बे आता इन कर्नाटका। कर्नाटका का भी जो पपेट शो है उसका नाम है, पता है क्या होता है,
यही वो चीज़ें हैं छोटी छोटी, हमें नहीं पता होता, लेकिन यही वो चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने यूपीएससी के पेपर दिए हैं। सुनो, तो यही वो चीज़ें होती है जो कहते हैं ना कि एनसीईआरटी यूपीएससी का मूल मंत्र है, फाउंडेशन है, नींव है, उसके बगैर आपकी गाड़ी नहीं चलने वाली अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो। ये वही चीज़ें हैं, ये ऐसी चीज़ें उठा के पूछ लेते हैं। अब हाँ, अगर टेक्स्ट बुक पढ़ रखी है, ये सब नहीं पढ़ रखा है, जो मेन बुक जिन्हें कहते हैं वो पढ़ रखे और ये सब नहीं पढ़ रखा है ना, तो समझो वो क्वेश्चन गया, वो समझ में भी आएगा, ये भी नहीं समझ में आएगा कि कहाँ से पूछा है। अब सी, ये साइंस की बुक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो नाम कैसे कैसे है, और ये क्या है, ये वो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, जो कल्चरल प्ले हैं, जो सदियों से चले आ रहे हैं हमारे यहाँ। नहीं, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, आप भी अगर देंगे ना पेपर तो आपको भी पता चल जाएगा। इवन आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखो यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, आपको पता चल जाएगा, ऐसे ही नाम आते हैं, ऐसा लगता है कभी सुने ही ना हो। थर्ड है आपका तो गालू, ओके, गोम्बे याता, गोम्बे याता, ठीक है। और ये कहाँ का है, ये है आपका कर्नाटका का, कर्नाटका, ओके, ये कर्नाटका का है। इसके बाद है रावणा छाया, रावण छाया जिसे कहते हैं, ये उड़ीसा का है, रावण छाया, ये ओडिशा का है, ठीक है। तो रावण छाया, अच्छा रावण में एक ए है, सॉरी, रावण छाया, हो गया। तो ये ओडिशा का है। उसके बाद है तोलपा वाकुथु, तोलपा वाकुथु इन केरला, यही लिख दूँ क्या, देती हूँ, थोड़ा छोटा रहेगा मेरे ख्याल से, पर दिख जाएगा ना आपको, प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। तोलपा वाकुथु इन केरला, ये केरला का है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद सिर्फ एक बचा है जो तमिलनाडु का है, बोम्मालत्तम, बोम्मालत्तम है इन तमिलनाडु, और दीज आर यूज्ड नॉट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट बट आल्सो कम्युनिकेट इम्पोर्टेंट मैसेजेस टू द कम्युनिटी। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो प्ले हैं ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होते हैं, ठीक है, ये कम्युनिटी में एक मैसेज भी देते हैं, ये कम्युनिटी को एक मैसेज, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, मोरल मैसेज भी ये प्रोवाइड करते हैं, ये उसका ज्ञान आपको देते हैं। तो देखो मैं नंबर ही भूल गई हूँ, 2 3 4 5 6 होगा या फिर 7 होगा, सॉरी ना, ध्यान नहीं रहा मुझे, ये आखिरी लिख लो, बोम मा तम, ठीक है, और ये कहाँ का है, तमिलनाडु का, तमिलनाडु का, ठीक है, आप बता चुकी हो। इसके बाद अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो हम करेंगे इसके ये लेक्चर के बाद में, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो उसमें करेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप भी अब ध्यान से सुन लीजिए कि हाँ, हम कहाँ तक पहुँचे थे, हम निष्कर्ष तक पहुँचे थे, है ना, जो आपके एक्सरसाइज 11 एक्टिविटी 11.4 है, हम उसके निष्कर्ष में पहुँचे थे कि शैडो कैसे बनती है, छाया कैसे बनती है, और क्या क्या चेंज होते हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं छाया बनने में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु पर्दे पर पड़ने वाले प्रकाश को अवरुद्ध करती है, मतलब ब्लॉक करती है, तब इस वस्तु की छाया बनती है। तो उस वस्तु की छाया स्क्रीन पर बनती है। किसी छाया के अवलोकनार्थ हमें एक प्रकाश स्रोत, मतलब किसी भी छाया को बनाने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक प्रकाश स्रोत, अ सोर्स ऑफ लाइट, एक अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु मतलब एक ओपेक ऑब्जेक्ट, और पर्दे की आवश्यकता होती है, मतलब एक स्क्रीन की आवश्यकता होती है। देखो मैं हिंदी में बोलने के बाद इंग्लिश में सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको शब्दों की पहचान हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें,
क्योंकि हमें सब कुछ पता होना चाहिए। आज के समय में तो सब कुछ पता होना चाहिए बेटा, किस शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं और हिंदी को इंग्लिश में, उस शब्द को इंग्लिश, अगर वो हिंदी में है तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। आगे बढ़े। हमारे दैनिक जीवन में छाया के अवलोकन हेतु दीवारें, फर्श, धरातल अथवा कोई अन्य सतह पर्दे की भांति कार्य करते हैं। जैसे मैंने सन वाला एग्जाम्पल दिया था, लेक्चर तो आप शुरू से देखते आ ही रहे होंगे, तो आपको इसमें पता चल जाएगा। मैं जस्ट यहाँ पर हिंदी में वाला आपको रीड कर रही हूँ और कुछ टफ जो वर्ड हैं और हिंदी के कुछ जो वर्ड हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मैं बता रही हूँ। इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताने का कारण आपको मैं बता चुकी हूँ। आगे बढ़े। तो ये मैं समझा चुकी हूँ कि सूर्य में खड़े होंगे, सूर्य अगर है और आप खड़े होंगे तो आपको पता चलेगा जो आपकी इमेज बन रही है, तो उसके लिए जो हमें ऑब्जर्व करने के लिए जो हमें पर्दा चाहिए, तो पर्दा क्या क्या हो सकता है, दीवारें, फर्श हो सकती हैं, धरातल हो सकता है, ग्राउंड हो सकता है, राइट। आगे, किसी छाया की आकृति आमाप एवं स्पष्टता प्रकाश स्रोत और पर्दे के सापेक्ष वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है। मतलब कोई भी छाया वैसी बनती है, जो पर्दा जैसा होता है वैसी छाया बनती है, ठीक है। जैसे अभी इससे पहले जस्ट मैंने पपेट वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है, तो वैसी छाया बनती है। वस्तु की छाया से उस वस्तु के विषय में जाना भी जा सकता है। क्या कह रहे हैं कि वस्तु की जो छाया है उससे हम वस्तु क्या है, वो कौन सी वस्तु है, उसके बारे में भी हम जान सकते हैं और नहीं भी जान सकते हैं। जैसे वो मैंने इससे पहले वाले जब पढ़ा रही थी, इससे इंग्लिश मीडियम वालों में जब बताया था, तो मैंने वो वाला बताया था आपको, हाथ से जो शेप बनाते हैं तो हमें पता चलता है क्या कि ये हाथों से बन रहा है शेप? नहीं। अगर हम बिल्कुल पीछे रखें हमारे हाथ को और फिर शेप बनाए, ठीक है, मतलब कॉर्नर पे रखे और शेप बनाए, यहाँ ब्लाइंडर हो, यहाँ पर कुछ ना दिख रहा हो और सिर्फ शेप बनाए, तो पता नहीं चलेगा कि वो पक्षी है, पशु है या कुछ, या हाथ की आकृति है, नहीं पता चलती ना। वैसे ही कभी कभी छाया देखकर वस्तु के विषय में कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आज मैंने बताया ना कि अब अनुमान क्यों नहीं लगाया जा सकता। अपारदर्शी वस्तुओं का रंग परिवर्तित करने से उनकी छायाओं का रंग नहीं बदलता। ये एक्टिविटी में भी समझा चुकी और यहाँ पर भी मैं बता देती हूँ। और इंग्लिश मीडियम को जब पढ़ा रही थी तब भी बताया कि कलर चेंज करो अगर ऑब्जेक्ट का, तो आपके शेडो में, आपकी छाया पर कोई असर नहीं आता है। सॉरी, छाया पर कोई असर नहीं आता है, क्योंकि छाया तो ब्लैक होती है, तो उस पर तो असर आएगा ही नहीं ना। रोचक तथ्य, फैसिनेटिंग फैक्ट। अब फैक्ट क्या है, आगे बढ़ते हैं। छाया नाटक अथवा छाया कठपुतली नृत्य कला अनेक शताब्दियों से हमारी संस्कृति धरोहर का भाग रही है। मैंने बताया है कि हमारा जो कल्चर है उसका ये पार्ट रही है, ठीक है। क्या क्या, छाया नाटक मतलब प्लेस और डांस वगैरह, कठपुतली हो गया, ठीक है। कला के इस रूप में सपाट कटी हुई आकृतियां, मतलब जो शेप काटते हैं, सपाट कटी हुई आकृतियां उन्हीं को कह रहे हैं, को प्रकाश स्रोत मतलब लाइट में रखते हैं और पर्दे के मध्य रखा जाता है। जैसे अभी मैंने इससे पहले वाले उसमें देखा होगा अपने लेक्चर में भी, वो हम परफॉर्म कर रहे थे एक्टिविटी, तो हमने स्क्रीन और टॉर्च के बीच में, लाइट सोर्स के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा था, उसी तरह रखा जाता है। क्यों रखते हैं इसको, रखते हैं क्यों रखते हैं, क्योंकि ये अपारदर्शी ऑब्जेक्ट है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसलिए, क्योंकि जब इसकी छाया बनेगी तो वो शेप आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। आगे बढ़े। इन्हें छाया कठपुतलियां कहते हैं, ठीक है। कठपुतलियां और प्रकाश स्रोत को हिला डुला कर कठपुतली कलाकार छायाओं में सजीवों जैसी गति उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे मैंने भी बताया कि ऐसा लगता है जैसे लाइव शो चल रहा हो, बिल्कुल हम खो जाते हैं ना उस शो में, वैसे कि सब ये सब हो रहा है हमारे सामने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिससे पात्र जीवंत हो उठते हैं, वो लाइव, बिल्कुल लाइव लगता है, वो लाइव जीवंत लगते हैं वो सारे, ठीक है। उसके बाद भिन्न भिन्न क्षेत्रों की अपनी एक विशिष्ट शैली होती है। जैसे महाराष्ट्र में चरम बाहुली नाट्य, आंध्र प्रदेश में किलुबोम्मा और तोलू बोमलाटा, कर्नाटका में तोगलू गोम्बेयाटा, ओडिशा में रावण छाया, केरल में थोलपाव कुथु और बोम्मा लट्टा,
थोलपावकुथु केरल में और तमिलनाडु में बोम्मालाट्टम। इन प्रदर्शनों का उपयोग न केवल मनोरंजन के लिए अपितु समाज को महत्वपूर्ण संदेश संप्रेषित करने के लिए भी किया जाता है। मतलब कम्युनिटी में एक इंफॉर्मेशन देने के लिए, एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो नया पॉइंट आपका, नया टॉपिक जो शुरू हुआ है वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन मतलब अब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मैं नेक्स्ट वाले उसमें बताऊंगी आपको। हेल्प अगर समझ में आ गया है तो आपको बस इतना करना होगा, इतनी मदद कर दीजिए मेरी कि आप रिवाइज कर लीजिए। कुछ नहीं करना रिवाइज के लिए, शैडो फॉर्मेशन आपको शैडो परफॉर्म करके देखनी है, कुछ ज़्यादा नहीं मेहनत करने को बोल रही हूँ मैं। थोड़ा सा ये जो फैक्ट है ना, ये फैक्ट वाला जो मैंने बताया है कि कौन से स्टेट में कौन सा आपका कौन सी विशिष्ट शैली है ये परफॉर्म करने की, पपेट शो परफॉर्म करने की, उसका नाम क्या है, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। कितना याद रहता है वो खुद देखिए, पहले लिख कर देखिए। रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ। जो आज पढ़ा घर जाके उसको बिना देखे लिखो, जो भी पढ़ा बिना देखे लिखो, कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, कौन से सब्जेक्ट का पढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। घर जाके बिना देखे लिखो। स्कूल से आए, घर गए, बिना देखे लिखा। अब बिना देखे लिखा, अभी मत खोलो नोटबुक, थक गए हो मत खोलो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, घूम फिर आओ, खेल कूद लो। अब आप फिर से बुक खोलो और जो आपने लिखा है बिना देखे उसको मैच करो। अगर उसमें कुछ टॉपिक मिस है, कुछ कीवर्ड मिस हैं, तो उस कीवर्ड को आपको सर्कल करना है। एक कॉपी अलग बनाओ अपने रिवीजन की, उसको सर्कल किया। अब सर्कल कर लिया, उसको देख लिया कि हाँ ये मिस हुआ था मुझसे, अब वो आपको देखो याद रहेगा, क्योंकि आपने सर्कल कर लिया, हाईलाइट कर लिया, तो आपको याद रहेगा। अब फिर से रात में सोने से पहले एक बार और बिना देखे लिख लो। ऐसे नहीं लिख पा रहे हो तो चलते फिरते बोल लोगे तो भी हो जाएगा। या कुछ भी यार, चौक लो, नॉर्मल अपना व्हाइट चौक लो, दीवारों पे लिखना शुरू कर दो। कोई मम्मी पापा नहीं डांटते हैं, पढ़ने वाले बच्चे को तो बिल्कुल नहीं डांटते। आप कुछ भी चित्र पित्र करो, साफ कर दो ना बाद में, पेन वेन मत चलाना, बच्चे नहीं हो छोटे ना, चौक से वो करना और फिर साफ कर देना। या बोर्ड रख लो या बैनर वाले रख लो, बैनर वाले आते हैं चार्ट वाले ब्लैक, वो रख लो। ठीक है, वो भी नहीं तो फिर एक रफ नोटबुक ले लो। करा, रात में बिना देखे लिखा, अब सुबह उठ के उसको फिर से चेक करो क्या छूटा मेरा। अगर वो चीज छूट गई, फिर से कोई कीवर्ड छूट गया, मान लो एक ही कीवर्ड बार बार छूट रहा है, तो फिर अच्छे से समझो उसको। ये ध्यान दो, ये ऑब्जर्व करो कि वो कीवर्ड जो है वही कीवर्ड क्यों छूट रहा है। या तो वो कीवर्ड का आपको मीनिंग नहीं पता है, या फिर वो कीवर्ड को आप कनेक्ट करके उसका पूरे सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ पाए। ये चीज आपकी हुई। अब ये करने के बाद आपका वो सॉल्व हो गया कीवर्ड वाला प्रॉब्लम। अब कीवर्ड वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब आपको बिना देखे आपने लिखा, आपको पता चल गया कि हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बस दूसरे दिन सुबह उठ के फिर से एक बार ग्लैंस करना है। ग्लैंस मतलब फिर से एक बार नज़र के सामने उसको ले आओ, या बिना देखे बोलते चले जाओ, या जब स्कूल जा रहे हो तब बड़बड़ करते चले जाओ। बड़बड़ मतलब का समझ रहे हो? जो भी कल पढ़ा, जितना याद है उसको रिवाइज कर लो। रिवाइज का मतलब नोटबुक खोल के रिवीजन नहीं होता है। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान देना। ये जो है ना, ये बहुत पता है, ये बहुत मिसअंडरस्टैंडेबल है। ये वर्ड बहुत मिसअंडरस्टैंड करा जाता है। विजन को कहना है देखना, री मतलब दोबारा देखना नहीं जी, दोबारा देखना नहीं, दोबारा अपने अंदर देखना। कितना याद है, नोटबुक उठा के दोबारा देखने की बात नहीं हो रही है, दोबारा अपने अंदर देखना कि आपको कितना याद है। ऐसे रिवीजन का तरीका होता है। अब एक हफ्ते बाद फिर नोटबुक उठा लो, ऐसे याद होती है चीजें, कोई सा भी सब्जेक्ट हो। मैथ को सॉल्व करना पड़ेगा, बस फर्क इतना है, पर ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, चलो तो फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। रिवीजन करने का तरीका मैंने बता ही दिया है, बस एंजॉय करो लाइफ अपनी और अच्छे से पढ़ो। टेक केयर, बाय।